तो हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान होने का ताज आखिर किसके सर सजता है? आज हम एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस करने जा रहे हैं, जहां आज के मॉडर्न बिलियनियर्स की नेटवर्थ को हिस्ट्री की सबसे पावरफुल हस्तियों के सामने रखकर देखेंगे और जानेंगे कि असलियत में दौलत का सिकंदर है कौन। 8 मिलियन यानी 80 लाख। जरा सोचिए, एक एवरेज सैलरी वाले इंसान को इलॉन मस्क की आज की टोटल नेटवर्थ तक पहुंचने के लिए 80 लाख साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। ये ह्यूमन हिस्ट्री के एग्जिस्टेंस से भी 30 गुना ज्यादा लंबा वक्त है। पर सुनकर हैरानी होगी कि हिस्ट्री के पन्नों में कुछ ऐसी हस्तियां भी दर्ज हैं जिनके आगे शायद आज के सबसे बड़ी बिलियनर्स भी थोड़े गरीब लगने लगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, कैश, पावर और स्टेट कंट्रोल। यहां देखते हैं कि पहले के जमाने में वेल्थ कैसे पूरी तरह से एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर पर टिका होता था। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे 1980 से लेकर 1933 तक जाएं, तो एक बिल्कुल ही अलग पिक्चर सामने आती है। इन डिक्टेटर्स और कार्टेल किंगपिन्स की वेल्थ आज के बिलियनर्स के स्टॉक पोर्टफोलियो से बिल्कुल अलग ढंग से काम करती थी। ये शेयर मार्केट नहीं, सीधे तौर पर पावर का गेम था। हिस्टोरिकल फिगर्स की इकोनॉमिक रियलिटी सच में क्लियर और चौंकाने वाली है। इस ब्रेकडाउन को ही ले लीजिए। पैब्लो एस्कोबार के पास $80 बिलियन की ऐसी वेल्थ थी जो प्योरली लिटरल कैश के रूप में मौजूद थी। हालात ये थी कि इन नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए हर हफ्ते $1000 के तो सिर्फ रबर बैंड्स खरीदे जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर्स थे जिनका पूरी नेशनल इकोनॉमी और कॉन्कर्ड रिसोर्सेज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल था। स्टालिन का सोवियत स्टेट पर जो ओनरशिप था, उसकी आज की वैल्यू लगभग $10 ट्रिलियन आंकी जाती है। और इन पॉलिटिकल फिगर्स ने अपने फॉलोअर्स और स्टेट मशीनरी से पर्सनल मिलियंस निकालने के लिए बड़ी ही वेल प्लान्ड पैसिव इनकम टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। जैसे हिटलर ने गवर्नमेंट को अपनी पर्सनल बुक मेन कैम्प की लाखों कॉपीज खरीदने का ऑर्डर दिया, खुद को हर तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट कर लिया और यहां तक कि पोस्टेज स्टैम्प्स पर अपनी फोटो छपवाकर उसकी रॉयल्टी भी वसूली। इसके अलावा बड़े बिजनेसेस से मिलने वाले $1 बिलियन डोनेशंस ने उनकी पर्सनल वेल्थ का एक बहुत बड़ा जरिया सेट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंडस्ट्री, इनोवेशन और मोनोपोलीज। अब हम स्टेट कंट्रोल से हटकर लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के रॉ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ फोकस करेंगे। हेनरी फोर्ड के रेवोल्यूशनरी स्टेप्स किसी मैजिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऑपरेशनल रेवोल्यूशंस किए, वेजेस को डबल करके $5 पर डे किया, वर्किंग आवर्स कम किए और मास असेंबली लाइन को इंप्लीमेंट किया। इसका असर ये हुआ कि एक कार बनने का टाइम 12 घंटे से सीधा गिरकर सिर्फ 90 मिनट रह गया। पर फोर्ड की असली वेल्थ सिर्फ डॉलर्स में काउंट नहीं होती। उन्होंने लिटरली मॉडर्न मिडिल क्लास और सबर्ब्स को इन्वेंट किया, जिसने हमारे जीने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जॉन डी रॉकेफेलर की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार और आयरॉनिक ट्विस्ट आता है। 1911 में एंटी ट्रस्ट लॉज के चलते उनकी स्टैंडर्ड ऑयल मोनोपोली को तोड़कर 34 अलग अलग कंपनीज में बांट दिया गया। लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। इन फ्रैगमेंटेड कंपनीज में अपनी ओनरशिप रिटेन करने की वजह से उनके स्टॉक्स आसमान छूने लगे और यही चीज उन्हें हिस्ट्री का पहला बिलियनियर बनाती है, जिनकी वेल्थ उस वक्त के टोटल यूएस जीडीपी के 2% के बराबर थी। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। चलिए चलते हैं सेक्शन 3 पर, बैंकर्स और एंशिएंट एम्पायर्स। अब हम हिस्ट्री में और भी पीछे का सफर करेंगे, जहां प्राइवेट फैमिली बैंकिंग नेटवर्क्स और रॉयल ब्लड लाइन्स ने पूरे देशों को फाइनेंशियल लेवरेज में पीछे छोड़ दिया था। वक्त के पहिए को और पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि वेल्थ और पावर का क्या कनेक्शन रहा है। 1800s के इंटरनेशनल बैंकिंग मोनोपोलीज से होते हुए जब हम फर्स्ट सेंचुरी के रोम तक जाते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में वेल्थ का सीधा मतलब एब्सोल्यूट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट हुआ करता था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स इतनी सोफिस्टिकेटेड थीं कि उसने जेनरेशंस तक वेल्थ को ग्रो और प्रोटेक्ट किया। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स में भेज दिया, वॉर्स और सुएज कैनाल को फाइनेंस किया। जमीन जैसे टैंजिबल एसेट्स जिन्हें इजीली कॉन्फिस्केट किया जा सकता था, उनसे दूरी बनाई और स्टॉक्स, बॉन्ड्स और स्टेट डेट्स पर फोकस किया। इन्हीं सब की वजह से उनकी टोटल हिस्टोरिकल नेटवर्थ के हाईली डिबेटेड एस्टिमेट्स करीब $500 ट्रिलियन तक पहुंचते हैं। 1519 का ये हिस्टोरिक पीस ऑफ एविडेंस देखिए। अर्ली बैंकिंग टाइकून जेकब फुगरहे ने एक लेटर में सीधे शब्दों में लिखा था कि उनकी मदद के बिना एम्परर चार्ल्स V कभी रोमन क्राउन क्लेम नहीं कर सकते थे।
ये बिल्कुल पक्का प्रूफ है कि उस दौर के बैंकिंग टाइकून्स के पास रॉयल एम्परर्स और चर्च पर भी अल्टीमेट फाइनेंशियल लेवरेज था। और जब हम एंशिएंट रिसोर्स कंट्रोल की बात करते हैं तो 1324 में माली एम्पायर के रूलर मनसा मूसा का जिक्र जरूर आता है। इनका शेयर स्केल ऑफ वेल्थ इतना था कि एस्टिमेटेड 50% टोटल ग्लोबल गोल्ड सप्लाई सिर्फ इन्हीं के पास था। एक पिलग्रिमेज के दौरान इनको इतना सोना बांटने का शौक चढ़ा कि जिस रास्ते से वो गुजरे वहां की लोकल इकोनॉमीज लिटरली टेम्पररी क्रैश कर गईं। अनबिलीवेबल। अगर हम एंशिएंट रूलर्स को उनके एसेट्स के हिसाब से कंपेयर करें तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिंगिस खान के पास अर्थ की 20% जमीन थी, पर पर्सनल वेल्थ 0 थी, क्योंकि वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वहीं ऑगस्टस सीजर के पास रोम की इकोनॉमी के 20% हिस्से पर पर्सनल कंट्रोल था, जिसका आज का वैल्यू करीब $5 ट्रिलियन होगा। किंग सोलोमन के रिचेस का एस्टिमेट भी $2 ट्रिलियन आंका जाता है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इतना पीछे जाने पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स काफी धुंधले और मर्की हो जाते हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 4 पर, द ट्रू मीनिंग ऑफ वेल्थ। अब वक्त है एक पैराडाइम शिफ्ट का, जो अब तक डिस्कस की गई हर चीज को कंप्लीटली पलट कर रख देगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, द इकोनॉमिक पाई। इसका सीधा सा मतलब है किसी स्पेसिफिक टाइम पर एक इकोनॉमी का टोटल साइज और प्रॉस्पेरिटी कितनी है। इसी से किसी की इंडिविजुअल वेल्थ का ट्रू रिलेटिव स्केल तय होता है। इसीलिए एंशिएंट किंग्स के $1 ट्रिलियन एस्टिमेट्स को आज के मॉडर्न बिलियनियर से सीधा कंपेयर करना प्रैक्टिकली एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। चलिए इसे विजुअली समझते हैं। 1913 में रॉकफेलर के पास यूएस जीडीपी का 2% हिस्सा था। आज इलॉन मस्क के पास मॉडर्न यूएस जीडीपी का 1.4% हिस्सा है। हिस्ट्री के पुराने टाइकून्स के पास ओवरऑल इकोनॉमी का एक थोड़ा बड़ा परसेंटेज जरूर था, लेकिन एक्चुअल वेल्थ डिटरमाइन करते वक्त कॉन्टेक्स्ट ही अल्टीमेट गेम चेंजर होता है। और यहां है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1913 के मुकाबले आज की मॉडर्न यूएस इकोनॉमी 22 गुना बड़ी है। यानी रॉकफेलर के पास एक छोटी इकोनॉमी का बड़ा स्लाइस था, लेकिन आज की इस मैसिव हाइपर प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी का एक छोटा स्लाइस होल्ड करने का मतलब भी इन्फिनिटली ज्यादा एब्सोल्यूट और लिक्विड वैल्यू है। अगर सम अप करें तो आज के बिलियनर्स इफेक्टिवली सबसे फंक्शनली सुपीरियर फॉर्म ऑफ वेल्थ होल्ड करते हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइबल है। ये ऐसी पर्सनल फॉर्च्यून है जो एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करती और पॉलिटिकल पावर जाने पर गायब नहीं होती। फंड्स का लिक्विड एक्सेस मौजूद है, और सबसे कमाल की बात, आज की वेल्थ ऐसी टेक्नोलॉजी को हार्नेस करती है जिसे एंशिएंट किंग्स बिल्कुल विचक्राफ्ट या जादूटोना ही समझते। इसीलिए आज के सबसे अमीर लोग असल में हिस्ट्री के सबसे बड़े तालाब की सबसे बड़ी मछली हैं। हिस्ट्री ये साबित करती है कि वक्त के गुजरने के साथ सोसाइटी ओवरऑल ज्यादा अमीर होती जाती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, आने वाले कल में वो कौन सी शख्सियत होगी जो अनइमेजिनेबल वेल्थ की इस डेफिनेशन को फिर से लिखेगी, और उनके साथ ये दुनिया और कितनी ज्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस फैसिनेटिंग इकोनॉमिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।